हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज राइटर वर्जीनिया वुल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्जीनिया वुल्फ was born in the year 1882 and she died in the year 1941. वो एक मॉडर्न नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक थी। शी वॉज बॉर्न इन लंदन एंड उनका फुल नेम था एडलिना वर्जीनिया स्टीफन। उनके फादर लेस्ली स्टीफन जो हैं वो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के एडिटर थे। रिमेंबर, लेस्ली स्टीफन वॉज एडिटर ऑफ डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी। उनकी मदर कई सारे प्री रेफलाइट पेंटर्स के लिए एज अ मॉडल सर्व करती थी। मदर सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर प्री रेफलाइट पेंटर्स। शी वॉज मैरिड टू लियोनार्ड वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ की शादी हुई लियोनार्ड वुल्फ। अब ये लियोनार्ड वुल्फ एंड वर्जीनिया वुल्फ ने एक साथ मिलकर सेटअप किया होगार्थ प्रेस इन द ईयर 1917। इनके घर का नाम था होगार्थ, इसलिए जो प्रेस इन्होंने सेटअप की उसका नाम भी रखा होगार्थ प्रेस। अब होगार्थ प्रेस में वर्जीनिया के भी वर्क्स पब्लिश हुआ करते थे और जो उनके साथ के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे यानी कई सारे मॉडर्न राइटर्स के वर्क्स पब्लिश होते थे। जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था होगार्थ प्रेस का वो था टू स्टोरीज। तो रिमेंबर, होगार्थ प्रेस में सबसे पहले पब्लिश हुआ टू स्टोरीज। वर्जीनिया वुल्फ को कई सारे मेंटल इलनेस हुए और वो डिप्रेशन में भी गई। उसका रीज़न था उनकी मदर की डेथ और वो अब्यूज़ की गई थी अपने हाफ ब्रदर से। उसके बाद रॉजर फ्रायर ने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसको भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। रीज़न थे जिसकी वजह से उन्हें मेंटल इलनेस और डिप्रेशन फेस करना पड़ा एंड फाइनली शी कमिटेड सुसाइड बाय ड्रॉइंग इनटू द रिवर। एक रिवर में डूब के उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड द नेम ऑफ द रिवर वाज आउस, OUSE, आउस। तो ये थी वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ। वो मेंबर रही ब्लूम्सबरी ग्रुप की। ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ये वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने सेटअप किया था। इसका डिटेल वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगी। अभी आप ये जान लीजिए कि ये ब्लूम्सबरी ग्रुप की मेंबर थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। यानी कई सारे नॉवेल्स में इनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट देखा जा सकता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली होता क्या है, एक कोई भी नॉवल में जो कैरेक्टर है उसके जो थॉट्स हैं या जो उसका पास्ट है वो जब वो नॉवल में नरेट करता है, मतलब एक्चुअली कुछ एक्शन नहीं हो रहा है नॉवल में, उसके थॉट्स ही नॉवल में लिखे गए हैं, तो वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वर्जीनिया वुल्फ का निक नेम था गोट। Remember, the nickname of Virginia Woolf was Goat. अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स वर्जीनिया वुल्फ के। तो कुछ बायोग्राफीज़ हैं, ऑर्लैंडो अ बायोग्राफी, फ्लश अ बायोग्राफी, रॉजर फ्राई अ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफीज़ एंड डायरीज़ हैं जैसे अ राइटर्स डायरी, मोमेंट्स ऑफ बीइंग, द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ये वर्जीनिया वुल्फ की खुद की डायरी थी जो उन्होंने लिखी थी 1915 से 1941 में। कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं जैसे 22 हाइड पार्क गेट, अ स्केच ऑफ द पास्ट। तो इन सब के सिर्फ आप नेम्स ध्यान रखिए कि ये सारे वर्क्स वर्जीनिया वुल्फ के हैं। अब हम आ जाते हैं नॉवेल्स पे। वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार हम नेम्स देख लेते हैं। द वॉयज आउट, नाइट एंड डे, जेकॉब्स रूम, मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, द ईयर्स बिटवीन द एक्ट्स एंड ऑर्लैंडो। वर्जीनिया वुल्फ नॉवल के लिए कहती थी कि नॉवल इज़ नॉट द फॉर्म विच यू सी बट इमोशंस विच यू फील। यानी नॉवल जो है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है बट इमोशंस है जिसे हम फील भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो इन नॉवल से रिलेटेड हैं और आपको ध्यान रखने हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि द वॉयज आउट जो है वो इनका फर्स्ट नॉवल था और इसका ओरिजिनल टाइटल था मेलम्ब्रोसिया। रिमेंबर, द वॉयज आउट फर्स्ट नॉवल एंड द ओरिजिनल टाइटल वॉज मेलम्ब्रोसिया। Now the first important novel is Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway बहुत important novel है from the point of view of net and set exam. इसके साथ ही टू द लाइट हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही नॉवेल्स का आपको डिटेल स्टडी करना है, समरी एज वेल एज ईच एंड एवरी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। मिसेस डॉलोवे जो नॉवल है उसे फीमेल यूलिसिस भी कहते हैं। नॉवल इज़ कॉल्ड फीमेल यूलिसिस और ये नॉवल डिपिक्ट करती है एक लेडी, एक हाई सोसाइटी विमेन की एक दिन की कहानी, मतलब मॉर्निंग से नाइट की जो उनकी कहानी है वो दिखाई गई है मिसेस डैलोवे में। उन लेडी का नाम है मिसेस क्लैरिसा डैलोवेज। ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो उस दिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी और जो जो लोग पार्टी में आए वो सारे इंसिडेंट इस नॉवल में दिखाए हैं। यहाँ उनके हस्बैंड है रिचर्ड डैलोवे जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उनकी डॉटर है एलिजाबेथ।
यहाँ पे इनकी शादी से पहले, रिचर्ड डॉलोवे से शादी से पहले, पीटर वेल्श नाम का एक पर्सन इन्हें कई बार प्रपोज किया, मगर इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और मिसेस डैलोवे जो है वो पसंद करती थी एक लड़की को जिसका नाम था सैली सैटन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेस्बियन थीम भी है। तो डैलोवे जो है वो पसंद करती थी सैली सैटन को। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नॉवल में सेप्टिमस वैरन स्मिथ। सेप्टिमस वैरन स्मिथ जो है ये वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, और उसके बाद से ये सफ़र कर रहे हैं हेलुसिनेशन से, की वजह से ये मेंटली इल हो जाते हैं। इसके बाद ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं एक विंडो से कूद के। मिसेस डैलोवे जो नॉवल है ये 2 शॉर्ट स्टोरीज से इंस्पायर होकर लिखा गया। ये दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी थी। फर्स्ट है मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट और सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर। ये अनफिनिश्ड स्टोरी है। तो इन दोनों स्टोरीज से इंस्पायर होकर मिसेस डैलोवे नॉवल लिखा गया। नेक्स्ट वर्क है टू द लाइट हाउस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये नॉवल जो है ये रैमसे फैमिली के इर्द गिर्द लिखा गया है। नॉवल 3 पार्ट्स में है, द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस। ये तीनों पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये नॉवल बेस्ड है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पे। मैंने पहले भी बात करी कि इनके कई सारे नॉवेल्स में ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ हुई है, और वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल को लिए कहा है कि ये मेरा बेस्ट वर्क है, इजीली द बेस्ट ऑफ माई वर्क्स। यहाँ पे जो लाइट हाउस है वो सिम्बलाइज करता है 3 चीज़ों का। परमानेंस एट द हार्ट ऑफ चेंज, यानी नॉवल में कई सारे चेंजेस आते हैं। ये तीनों पार्ट्स में कई सारे चेंजेस होते हैं, मगर जो लाइट हाउस है वो वैसा कि वैसा रहता है, इसलिए वो परमानेंट है। सेलिब्रेट्स लाइफ इन हार्ट ऑफ डेथ। एंड थर्ड सिंबल इज ऑर्डर इन द हार्ट ऑफ केओस। लाइट हाउस जो है वो समुद्र के बीच में है। समुद्र में कितना सारा केओस है, लहरें हैं, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है। वो एक स्ट्रेट ऑर्डर में खड़ा है, तो ऑर्डर इन द हार्ट ऑफ केओस। तो इन तीनों ही चीज़ों को लाइट हाउस सिम्बलाइज करता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल में, लिली ब्रिस्को। तो आप ये नाम ध्यान रखें, लिली ब्रिस्को इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ टू द लाइट हाउस, और ये एक पेंटर हैं। थर्ड वर्क इज़ द वॉयज आउट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये फर्स्ट नॉवल थी। और यहाँ पे द वॉयज आउट में इन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल दिखाया है जो वॉयज कर रहे हैं, यानी शिप में जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं साउथ अमेरिका। तो रिमेंबर द वॉयज आउट में साउथ अमेरिका के लिए जर्नी दिखाई गई है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है रेचेल विंड्रेस, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ रेचेल विंड्रेस। और जो डॉलोवे का कैरेक्टर है वो यहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी जो मिसेस डैलोवे है ये कैरेक्टर सबसे पहले द वॉयज आउट में इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर इसी कैरेक्टर से एक नॉवल लिखी गई। फोर्थ वर्क इज़ जेकॉब्स रूम। जेकॉब्स रूम जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। तो फर्स्ट नॉवल है द वॉयज आउट एंड जेकॉब्स रूम इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल। और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्टडी दिखाई गई है कैरेक्टर की। बेसिकली जैकॉब का जो कैरेक्टर है वो नॉवल में दिखाया ही नहीं गया है, कभी उस नॉवल में शो ही नहीं किया गया है, मगर जो नरेटर है वो जैकॉब के रूम की चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी सेटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, और उसी से हमको जैकॉब का कैरेक्टर पता चलता है। तो जैकॉब्स रूम में जो है इनडायरेक्ट स्टडी है कैरेक्टर की। फिफ्थ वर्क इज़ ऑर्लैंडो अ बायोग्राफी। ये इंस्पायर्ड है बाय द फैमिली हिस्ट्री ऑफ वीटा सेक्विले वेस्ट। रिमेंबर द नेम, वीटा सेक्विले वेस्ट। ये लाइफ में वर्जीनिया के लवर भी रह चुके हैं, तो इनके ऊपर ये बायोग्राफी लिखी गई है। और इस नॉवल में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है शेल। ओके, शेल। बेसिकली नॉवल की थीम क्या है कि एक पोएट है जो अपना सेक्स चेंज करता है फ्रॉम मैन टू वुमेन, और सेक्स चेंज करने के बाद वो कई सारे लिटरेरी फिगर्स से मिलता है, हिस्ट्री के लिटरेरी फिगर्स से मिलता है। 300 सेंचुरीज तक उसकी जर्नी दिखाई गई है। वो अलग अलग लिटरेरी फिगर्स से मिलता रहता है फ्रॉम द एलिजाबेथन एज टू 1928। Sixth is Waves. Waves is again an experimental novel, but the first experimental novel was Jacob's Room. Waves में 6 कैरेक्टर्स हैं, और ये 6 कैरेक्टर्स की सोलिलोकीज दिखाई गई है। सोलिलोकीज मतलब एक कैरेक्टर जो है वो जोर से स्टेज पे आके नरेशन दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, जैसे कि सामने कोई हियरर है ही नहीं, सामने कोई नहीं बैठा है और वो सिर्फ अपनी बात कहता है। तो ये होती हैं सोलिलोकीज। तो वेव्स में 6 कैरेक्टर्स की सोलिलोकीज दिखाई गई हैं। सेवेंथ वर्क इज़ बिटवीन दी एक्स। बिटवीन दी एक्स एक ऐसा प्ले है जो एक ऐसे प्ले पे लिखा गया जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक विलेज में स्टेज किया गया था। यानी एक प्ले है जिसे एक विलेज में स्टेज किया गया, एक विलेज में परफॉर्म किया गया, और उस पर ये नॉवल लिखा गया बिटवीन दी एक्स। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शंस पे।
Modern Fiction, The Common Reader, On Being Three, Granite and Rainbow, Profession for Women, Three Guineas and A Room of One's Own। ये सारे नेम्स आपको ध्यान होने चाहिए कि ये वर्क्स वर्जीनिया वुल्फ का है। इसमें इम्पॉर्टेंट है अ रूम ऑफ वंस ओन। जो ये थ्री गिनीज है ये अ रूम ऑफ वंस ओन का ही सीक्वल है, ठीक है। अ रूम ऑफ वंस ओन का सीक्वल है थ्री गिनीज। अब अ रूम ऑफ वंस ओन एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है और इसमें 4 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। फर्स्ट थीम है विमेंस एक्सेस टू एजुकेशन। तो इस थीम में वर्जीनिया वुल्फ कहने चाहती है कि अगर एक विमेन को राइटर होना है, फिक्शंस लिखना है, तो उसके पास पैसा होना चाहिए और उसका खुद का रूम होना चाहिए। अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शंस। सेकेंड थीम इज़ बिल्डिंग अ हिस्ट्री ऑफ विमेंस राइटिंग। यहाँ पे कई सारे विमेन राइटर्स का हिस्टोरिकल और क्रिटिकल अकाउंट्स देती हैं, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर, एफ्रा बैन, जॉर्ज एलियट, एनी फिंच एंड काउंटेस ऑफ विंचिल्सिया। ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए कि इन सारे विमेन राइटर्स के बारे में इस वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन में बात की गई है। जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टी सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट पे ऑलरेडी मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। द थर्ड थीम इज़ द 4 मैरीज। वर्जीनिया वुल्फ ने 4 ऐसी विमेंस ली जिनको उन्होंने पावरलेस बताया। तो इन चारों विमेन के नाम आप ध्यान रखिए, जुडिथ शेक्सपियर, मैरी सीटन, मैरी कार्मिकेल एंड मैरी बीटन। तो ये सारे नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड द फोर्थ थीम इज़ लेस्बियनिज्म। हमें पता है कि उनकी नॉवेल्स में भी इस थीम को यूज़ किया गया, तो सेम तरीके से उनके ऐसे में भी इस थीम को यूज़ किया गया। यहाँ पे वो एक फिक्शनल विमेन राइटर की स्टोरी बता रही है जिनका नाम है मैरी कारमाइकल, और यहाँ पे वो कहती हैं कि कभी कभी एक विमेन दूसरी विमेन को भी पसंद कर सकती है, कभी कभी विमेन डू लाइक विमेन, विमेन को विमेन पसंद आ सकती हैं। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट थीम है अ रूम ऑफ वंस ओन की, तो आप ये ध्यान रखिए। एंड सारी लेडी कैरेक्टर्स जो हैं, यानी सारे विमेन राइटर्स जो हैं, उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ऐसे है मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है वो आर्नल्ड बेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मिसेस ब्राउन जो है वो एक ऐसी विमेन है जिनको वर्जीनिया वुल्फ एक ट्रेन में मिली थी, तो उस कैरेक्टर को नाम दिया इन्होंने मिसेस ब्राउन। और ये आर्नल्ड को, यानी आर्नल्ड बेनेट को एक आंसर है। ये जो वर्क है ये आर्नल्ड बेनेट को एक आंसर है। आर्नल्ड बेनेट ये कहते हैं कि जो जॉर्जियन नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर मेकिंग में फेल हो गए, यानी उन्होंने अच्छे कैरेक्टर्स मेक नहीं किए। मगर वर्जीनिया वुल्फ ये कहती है कि नॉवल एक ऐसी मशीन है जिससे हम ह्यूमन कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो this work is answer to Arnold's claim the novel is in crisis due to the failure of Georgian novelists in the art of character making, and Virginia Woolf इस वर्क में कहती हैं novel is a remarkable machine for the creation of human character। एक ड्रामा है इनका फ्रेश वाटर, जो कि एक कॉमेडी है। तो ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है फ्रेश वाटर और वो एक कॉमेडी है। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे वर्जीनिया वुल्फ के। ओके, रिमेंबर एडवर्ड एल्बी ने भी एक वर्क लिखा था हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये वर्क है एडवर्ड एल्बी का। तो ये था वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। फॉर मोर सच शॉर्ट रिविजन नोट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। Bye bye.